फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग सीडीपी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टैग वर्ड है, पॉजिटिव टैग वर्ड, नेगेटिव टैग वर्ड, दोनों को ही पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाला है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिनको कि टैग वर्ड तो पता होता है, बट एग्जाम में अपने क्वेश्चन को गलत करके चले जाते हैं। तो टैग वर्ड का किस तरीके से यूज करना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस क्लास में पूरा डिटेल में हम लोग टैग वर्ड को डिस्कस करने वाला है। देखिए, ये जो आपके टैग वर्ड है, ये सीडीपी के टैग वर्ड है, बट इससे आपको सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी में हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो आपका सीडीपी है, ये आपके एग्जाम में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिसने सीडीपी को अच्छी तरीके से कवर कर लिया, उसके अदर जो सब्जेक्ट है उसमें उनको जो है हेल्प मिलती ही मिलती है। तो ये टैग वर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो अदर सब्जेक्ट के टैग वर्ड, जैसे कि आपका साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, संस्कृत का हो गया, इंग्लिश का हो गया, इन सभी के टैग वर्ड मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, फर्स्ट कमेंट पिन में या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर आपको की पॉइंट वाले नोट्स जो कि आपके एग्जाम में आपको डायरेक्ट हेल्प करेंगे, सभी सब्जेक्ट के वो मिल जाएंगे। इसके साथ साथ जो आपके टैग वर्ड है, वो सारे के सारे आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद में हम लोग निगेटिव टैग वर्ड देखेंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन पर किस तरीके से इन टैग वर्ड को अप्लाई करना है, वो सब कुछ हम लोग आज के इस क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, पहला पॉइंट के अंदर रखा है समवांगड़ी विकास। इसकी बात आपकी एनईपी और एनसीएफ दोनों ही करते हैं कि बच्चे का 360 डिग्री बहुआयामी विकास करना है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। कहीं पर भी अगर आपको ऑप्शन में ये देखने को मिल जाए कि बच्ची के सर्वांगीण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो वो ऑप्शन आपका 100% सही होगा। देखिए, यहाँ पर किसी एक बच्चे की बात नहीं की जाती है ना, विकास के सभी बच्चों की बात की जाती है। जैसे कि जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है ना, उसके संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है। इसके साथ साथ जो बच्चे का सामाजिक विकास होता है ना, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो इन सभी बच्चों की यहाँ पर बात की जाती है। इसलिए जो क्लासरूम होता है, उसमें बच्चों को खेलने कूदने के भी अवसर दिए जाते हैं, है ना। उससे क्वेश्चन भी किया जाता है। क्वेश्चन भी जो बच्चा अपना टीचर के सामने रखता है, उसके बाद में बच्चों को ग्रुप वर्क भी कराया जाता है, ताकि सभी बच्चों में बच्चे का विकास हो पाए। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है आपकी एनईपी और एनसीएफ। तो जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो आपको उस ऑप्शन की तरफ जाना है जहां पर बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास कई बच्चों की बात की गई हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि जिस भी ऑप्शन में, है ना, बच्चा कुछ एक्टिविटी करके चीजों को सीखे, है ना, बच्चा एक्टिव हो, सक्रिय होकर के किसी चीज के बारे में जाने, कुछ अन्वेषण करे, खोजबीन करे, है ना। तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव ऑप्शन होता है। उसी ऑप्शन की तरफ आपको जाना है, क्योंकि जब आप खुद कुछ एक्टिविटी करके सीखते हैं, तो वो चीजें आपके माइंड में लंबे समय तक रह जाती है। तो इस तरह बच्चा भी होता है, जब वो किसी चीज को खुद करके सीखते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क हो गया, है ना। टीचर क्या करते हैं, बच्चों को कुछ डिज़ाइन करने के लिए दे देते हैं, तो बच्चे तरह तरीके की चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि वोल्केनो बनाते हैं, है ना, या फिर कुछ और भी प्रोजेक्ट वर्क में बनाते हैं। तो बच्चा खुद उस चीज़ के बारे में जानता है, खोज करता है, खुद उस चीज़ को बनाता है ना। तो यहाँ पर जो बच्चे का नॉलेज होता है, वो डेवलप होता है, बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है। तो ये क्या होता है, आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होता है ना। हस्तपरक अनुभव यानी कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी, है ना, जैसे कि जब बच्चा प्रोजेक्ट वर्क करता है, तो उसमें क्या करता है, कुछ एक्टिविटी ही करता है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या रखा है, सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, ये भी क्या होते हैं आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं ना। अब देखिए, जो बच्चा होता है वो अलग समाज से आता है, अलग उसकी संस्कृति होती है, अलग उसकी भाषा हो सकती है, अलग धर्म हो सकता है, अलग उसकी जाति हो सकती है ना। तो आपको बच्चा किसी भी धर्म से आ रहा है, किसी भी जाति का हो, ठीक है, सभी प्रकार के बच्चों का क्या करना है, सम्मान करना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, आपको उसको एक संसाधन, एक रिसोर्स की तरह में देखना है और उसका सम्मान करना है। इसके बाद में दे रखा है लगाव। ठीक है, आपको क्या करना है, सभी प्रकार के बच्चों से लगाव रखना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आपकी जाति का बच्चा है, सिर्फ आप उसी को मान सम्मान लगाव दे रहे हैं, है ना। आपको सभी प्रकार के बच्चों को जो है सम्मान देना है, सभी प्रकार के बच्चों की जरूरतों को समझना है ना। ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में क्या दे रखा है, प्रोत्साहन, यानी कि आपको बच्चों को क्या करना है, इंकरेज करना है, प्रोत्साहित करना है। ठीक है, अब देखिए, आपने बहुत बार टैग वर्ड पढ़ा होगा, इसमें डायरेक्ट आपको ये बता दिया था कि जो प्रोत्साहन होता है, ये आपके एग्जाम के लिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जहां पर भी प्रोत्साहन वर्ड देखने को मिल जाए, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, यही प्रोत्साहन आपके एग्जाम के लिए एक निगेटिव टैग वर्ड भी बन सकता है। कैसे, इस चीज को समझिएगा। ठीक है, जब आप बच्चे को अच्छी चीजों के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तब तो ये आपका एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जैसे कि बच्चे को सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, है ना, किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, या फिर बच्चे को क्वेश्चन पूछने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपका जो है
पॉजिटिव टैग वर्ड के अंतर्गत आ जाएँगे। जब आप बच्चों को कॉम्पिटिशन, है ना, एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, आपका वहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड होता है। बच्चों को गलत चीज़ के लिए प्रोत्साहित नहीं करनी है, बच्चों को सही चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना है, ठीक है? एनकरेज सही चीज़ के लिए करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रोत्साहन है, इसका यूज़ कहाँ पर किस तरीके से किया गया है आपके ऑप्शन में, ठीक है? ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रोत्साहन देख लिया तो आप वही ऑप्शन सही करके आ जाए। आप वो देखिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है? गलत चीज़ के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करने की बात की गई है या फिर सही चीज़ के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करने की बात की गई है ना? ठीक है? चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा, इसकी बात आपकी एनईपी भी करती है और एनसीएफ भी करता है। जैसे कि देखिए, जो पौधा होता है वो क्या करता है, अपनी ग्रोथ खुद ब खुद करता है, ठीक है? बट जो माली होता है क्या करता है, पौधे को सींचता है, पौधे की देख रेख करता है ना? तो इसी तरीके से बच्चा भी होता है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, बट जो टीचर का कार्य होता है वहाँ पर क्या होता है, एज ए फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता, जहाँ पर बच्चे को जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को चीजें प्रोवाइड करना है, ठीक है? बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेंगे, है ना? ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पर बात करती है आपकी एनईपी और एनसीएफ, कि बच्चे को केंद्र में रख करके ही सभी गतिविधियां कराई जाए, है ना? बच्चा क्या करेगा, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेगा। तो जहाँ पर भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए, बच्चों को सही चीज के लिए प्रोत्साहन करने की बात की जाए, बच्चे के सभी संस्कृति, धर्म, ठीक है, भाषा, है ना, यानी किसी प्रकार की विविधता, उसको सम्मान करने की बात की जाए, टीचर का जो बच्चे से अच्छा खासा लगाव हो, या फिर बच्चा कुछ एक्टिविटी करके सीखे, है ना, लर्निंग बाय डूइंग करे, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात हो, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। मैं एक बार यहाँ पर फिर से रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से आपके माइंड में फिट हो जाए, ठीक है? एग्जाम में आपको जो है ये सारी चीज़ें जब भी ऑप्शन में दिखे तो आप जो है अपने ऑप्शन को सही कर पाएँ। वास्तविक जीवन से जोड़ना, ठीक है? यानी कि बच्चा जिन चीज़ों के बारे में पहले से जानता है ना? जो उसका प्रीवियस नॉलेज है, उससे आप चीज़ें कनेक्ट करके बताइए, ठीक है? उससे रिलेट करके आप बच्चे को एग्ज़ाम्पल दीजिए ताकि बच्चा इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाए। जैसे कि आप जिस चीज़ के बारे में जानते रहते हैं, जब वही चीज़ आपको बताई जाती है तो आप क्या करते हैं, सीधे ये कहते हैं कि अरे! ये चीज़ तो मैंने देख रखी है, या फिर ये चीज़ तो मैं जानती हूँ, या फिर ये चीज़ मैं जानता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरह जो बच्चा होता है ना, जो चीज़ वो पहले से जानता है, जिन चीज़ों को पहले से देख रखा है, उसी का एग्ज़ाम्पल आप बच्चे के सामने प्रेज़ेंट कीजिए। नहीं कि बच्चा रह रहा है कहीं और पर आप एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं उसको यूएसए का या फिर कहीं और का, है ना? तो फिर बच्चा वहाँ से चीज़ों को कनेक्ट कर ही नहीं पाता है, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो बच्चे को जब भी वास्तविक दुनिया से उसके जोड़ने की बात की जाए, उसे प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके चीज़ें बताने की बात की जाए, या फिर उसके दैनिक जीवन से जोड़ने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? लोकतांत्रिक यानी कि डेमोक्रेटिव, है ना, प्रजातांत्रिक वातावरण। अब देखिए, जो क्लासरूम का वातावरण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिव होना चाहिए, यानी कि बच्चा अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए स्वतंत्र हो, टीचर उसके क्वेश्चन को सुने। ऐसा नहीं कि डर भरा माहौल आपने पैदा कर रखा है ना? ऐसा वातावरण नहीं होना चाहिए। बच्चे अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए स्वतंत्र हो, टीचर भी उनसे क्वेश्चन पूछे, बच्चे भी उनसे क्वेश्चन पूछ सके, है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। लिखा होता है आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, यानी कहीं पर भी आपको ऑप्शन में ये देखने को मिल जाए कि बच्चा अपने क्वेश्चन को पूछने के लिए स्वतंत्र है ना? या फिर लोकतांत्रिक माहौल है क्लासरूम का, तो वो क्या होगा, आपको आपका ऑप्शन सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ठीक है? आगे है समावेशी कक्षा शिक्षा, ठीक है? अब देखिए, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है क्या कहती है कि सभी प्रकार के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे बच्चा कैसा भी हो, दिव्यांग बच्चा हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो, दृष्टि बाधित बच्चा हो, श्रवण बाधित बच्चा हो, है ना, या फिर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाला बच्चा हो, गिफ्टेड चाइल्ड हो, साधारण बच्चा हो, हम सभी प्रकार के बच्चों को क्या करेंगे, एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है? तो यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, ये आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होती है। जहाँ पर भी समावेशी शिक्षा की बात की जाए, वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। अब देखिए, यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देता है कि क्या जो समावेशी शिक्षा है सिर्फ दिव्यांग विद्यार्थियों को समाहित करने की बात करती है, नहीं, सभी प्रकार के बच्चों को समाहित करने की बात करती है। और कैसी शिक्षा देती है, एज पर नीड एजुकेशन की बात करती है, यानी कि जैसी बच्चे की जरूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें भी प्रोवाइड करेंगे, है ना? ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। दृश्य और श्रव्य सामग्री, अब देखिए, जो बच्चा होता है ना, आपके क्लासरूम में बहुत प्रकार के बच्चे हो सकते हैं। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है, ये सभी प्रकार के बच्चे को इंक्लूड करने की बात करती है। तो यहाँ पर जो बच्चे, कुछ बच्चे को हो सकता है कि चीजें दिखाई दें, है ना, कुछ बच्चों को चीजें दिखाई नहीं दे सकती है, कुछ बच्चे दृष्टि बाधित हो सकते हैं, कुछ बच्चे श्रवण बाधित हो सकते हैं, है ना, कुछ बच्चे जो है लोकोमोटर डिसेबिलिटी जो उनको हो सकती है, यानी कि चलने फिरने में दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर जो बच्चा होता है उसके अकॉर्डिंग उसको चीजें भी प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि जो दृष्टिबाधित छात्र है, उसके लिए जो ब्रेल लिपि आती है ना, आप उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना? या फिर जो श्रवण बाधित छात्र होते हैं, वो चीज़ों को सुन नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए साइन लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं आप, या फिर मशीन होती है जो, उसको ला कर के बच्चों को दे सकते हैं, है ना?
या फिर अगर बच्चे को थोड़ी बहुत चीज़ें सुनाई दे रही है तो क्लासरूम में आगे बैठा सकते हैं, यानी कि जैसे बच्चे के नीड है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चीज़ों में चेंज लाएँगे, सिस्टम में चेंज लाएँगे, क्योंकि सिस्टम जो है बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए नहीं बना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि चीज़ें नहीं समझ पाते हैं 1 से 2 बार बताने पर, है ना? तो उनके लिए आप दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो बच्चा है वो सीखने में इंटरेस्ट ले, है ना? क्योंकि अगर आप चीज़ों को देख भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, तो वो चीज़ें आपके माइंड में लंबे टाइम के लिए रह जाती हैं, है ना? तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्रियों के थ्रू बच्चे को सिखाने की बात की जाए, तो वो क्या होगा, ऑप्शन आपका एक सही ऑप्शन होगा, ठीक है? उसके बाद में रखा है संसाधन, तो ये भी क्या होता है आपके एग्ज़ाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, जैसे कि जो भाषाई विविधता होती है बच्चों के अंदर, है ना? या फिर जो सामाजिक विविधता होती है, सांस्कृतिक विविधता होती है ना? ये क्या होती है, एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह कार्य करती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं। हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से क्या होता है, अलग होता है, अपने आप में यूनिक होता है। हर बच्चे के सोचने, समझने, तर्क करने की जो क्षमता होती है, ये क्या होती है, दूसरे बच्चों से अलग होती है। तो ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। जब भी बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की जाए, तो ये इसको कैसे देखना है आपको, एक संसाधन, एक रिसोर्स की तरह देखना है। भाषाई विविधता की बात की जाए, तो इसको भी संसाधन के रूप में देखना है ना? यानी कि किसी भी प्रकार की विविधता की बात की जाए, ये क्या होती है कि रिसोर्स की तरह काम करती है, एक संसाधन, एक गुण की तरह काम करती है, ठीक है? जैसे कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। यहाँ पर अनेक प्रकार के भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, अनेक समाज के लोग रहते हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं, है ना? अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो क्या ये हमारे लिए कोई रुकावट है ना? क्या हमारे लिए कोई बाधा है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो हमारे लिए एक रिसोर्स है, क्योंकि हम अदर लैंग्वेज के भी बारे में जानते हैं, अलग संस्कृति के बारे में जानते हैं, अलग धर्म के बारे में जानते हैं, है ना? तो ये क्या करती है, हमारे संसाधन, एक गुण का काम करती है। तो उसी तरह जो क्लासरूम में जो विविधता देखने को मिलती है, ये भी क्या होती है, एक संसाधन, एक रिसोर्स की तरह काम करती है, ठीक है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग। अब देखिए जो बच्चे की लैंग्वेज होती है, ये किसी एक ही संदर्भ में नहीं यूज़ करनी है, विभिन्न संदर्भों में यूज़ करनी है, ठीक है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जहाँ पर जो है विविधता को सम्मान देने की बात की जाए, विविधता जो है एक संसाधन के रूप में देखा जाए, वो ऑप्शन आपका सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। इसके अलावा विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग की बात की जाए, तो वो ऑप्शन क्या होगा आपका, एक अच्छा ऑप्शन होगा, यानी कि सही ऑप्शन होगा, ठीक है? अपॉर्चुनिटी, अवसर, बच्चे को देखिए सीखने के क्या करने हैं, आपको अवसर देने, अपॉर्चुनिटी देने हैं, है ना? अब देखिए ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना? ऐसा नहीं कि आप बच्चे को जो है कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा के अवसर दे रहे हैं, या फिर जो बच्चे के लेबलिंग के अवसर दे रहे हैं, नहीं। बच्चों को सीखने के अवसर देना है। तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किस वे में यूज़ किया गया है ना? बच्चों को किस चीज़ के अवसर दिए जा रहे हैं, है ना? सीखने को उसको अवसर दिए जा रहे हैं, या फिर कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा के अवसर दिए जा रहे हैं, है ना? तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है, ठीक है? यहाँ क्या दे रखा है, एक्टिव, यानी कि बच्चा क्या हो, किसी चीज़ के लिए एक्टिव हो, सक्रिय हो। देखिए ये भी आपका यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है ना? कंपटीशन के लिए बच्चा एक्टिव नहीं होना चाहिए, बच्चा सीखने के लिए एक्टिव होना चाहिए, है ना? तो किस वे में यूज़ किया है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को पूरा ज़रूर रीड कीजिएगा कि जो आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख लिया, एक्टिव, अपॉर्चुनिटी देख लिया, अवसर देख लिया, तो वो आपका सही ऑप्शन हो गया। नहीं, आपको क्वेश्चन को पूरा ज़रूर रीड करना है। हाँ, वो ऑप्शन आपको देखना है कि जहाँ पर इसकी बात की गई है, ठीक है? बट किस वे में बात की गई है, ये आपको ज़रूर देखना है। हालाँकि अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगी, तो ये सारे डाउट आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो बच्चा क्या होना चाहिए, सीखने के लिए एक्टिव होना चाहिए, यानी कुछ लर्निंग बाय डूइंग करे, कुछ खोज करे, कुछ अन्वेषण करे, ठीक है? समझना है, यानी कि अंडरस्टूड। बच्चे के नंबर पे फोकस नहीं करना, उसकी समझ कितनी विकसित हो रही है, इस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ठीक है? बच्चा कितना अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख रहा है ना? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होता है डिस्कवरी, यानी कि खोजबीन। बच्चा कुछ अन्वेषण करे, कुछ खोजबीन करके सीखे, यानी कि एक्टिव हो, ठीक है? ये बात आपको ध्यान रखनी है। समालोचनात्मक चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। अब देखिए जो बच्चा है ना, ऐसा नहीं है किसी एक क्वेश्चन के लिए एक ही सॉल्यूशन को खोज रहा है, नहीं, क्रिटिकल थिंक बच्चा करे, यानी कि मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाए, है ना? यहाँ पर भी बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाए, वो ऑप्शन क्या होगा आपका सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा मल्टीपल डायरेक्शन में चीज़ों को सोचता है, ठीक है? एक क्वेश्चन के कई सारे सॉल्यूशन बता पाता है ना? संवेदनशीलता, यानी कि सेंसिटिव होना चाहिए। कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसके लिए सेंसिटिव पीरियड भी होता है आपका, है ना? जैसे कि जो बच्चे का भाषाई विकास होता है वो लगभग 2 से 7 साल, है ना? जो 2 से 7 साल का होता है बच्चा, तो ये बच्चे के भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड होता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है ना, कि बच्चा क्या कब सीखने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील पीरियड होता है, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए पॉजिटिव टैग होता है। जहाँ पर बच्चे के संवेदनशीलता की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका
सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन, है ना। रचनात्मक आकलन का मतलब क्या होता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे का असेसमेंट कर लेना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आज आपने बच्चे को एक चैप्टर पूरा पढ़ा दिया, तो उससे रिलेटेड बच्चे से क्वेश्चन भी कर लीजिए कि आपने जो चीज़ें बच्चे को बताई, बच्चा उसको कितना समझ पाया, ठीक है, कितने उसके माइंड में चीज़ें रह पाई, किस तरीके से आपने बच्चे को समझाया, किस तरीके से बच्चा उस चीज़ को समझ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही कर लेनी है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट, बच्चे का रचनात्मक आकलन करना है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। अगर आपको ऑप्शन रचनात्मक आकलन के बच्चे की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। त्रुटियां होती है, जो गलतियां होती है, जो मिसकंसेप्शन होती है, मिसकंसेप्शन का मतलब क्या, जैसे जो बच्चा होता है वो कभी कभी गलत अवधारणाएं बना लेता है ना। तो ये बच्चे को सीखने में हेल्प करती है, कोई बाधा कोई रुकावट नहीं होती है बच्चे की त्रुटियां, है ना। जो बच्चे की गलतियाँ होती है उससे बच्चा बहुत सारी चीज़ें सीखता है, उसकी थिंकिंग जो है डेवलप होती है, उसकी सोच विकसित होती है ना। देखिए मिसकंसेप्शन क्या हो जाता है बच्चे को, कभी-कभी जो बच्चा होता है ना, वो अपने आस-पास देखता है कि जो तालाब का पानी है ना, या फिर जो पोखरे का पानी है वो अलग कलर का है ना। जब टीचर उसको क्लासरूम बताते हैं कि वाटर इज़ अ कलरलेस, यानी कि पानी का कोई कलर नहीं होता, तो बच्चा तुरंत ही कहता है कि नहीं, पानी तो ग्रीन होता है या फिर पानी अलग कलर का होता है ना। कि उसने अपने आस-पास वही देख रखा है। तो ये क्या होती है बच्चे की एक मिसकंसेप्शन है, एक गलत अवधारणा है ना? जो कि बच्चे को सीखने में हेल्प करती है। तो एज़ अ टीचर के रूप में आपको बच्चे को मिसकंसेप्शन को चुनौती देनी है, चैलेंज देना है ना? बच्चे को आप अलग-अलग एक्टिविटी के थ्रू ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। जो पानी होता है, ये कलरलेस होता है ना? पानी को जिस कलर में मिक्स करते हैं, पानी उसी कलर का हो जाता है, ठीक है? तो बच्चे को आप इसके लिए एक्टिविटी करा सकते हैं, है ना? कि बच्चा इस चीज़ को समझ पाए। मातृभाषा यानी कि मदर टंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जहाँ पर बच्चे के मदर टंग की बात की जाए वो ऑप्शन आपका सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, यानी कि बच्चे की मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब क्या होगा, जो बच्चे की पहली भाषा होती है, जो बच्चे के घर की भाषा होती है ना? अब देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद से जो भी लैंग्वेज उसके आस-पास या फिर जो भी लैंग्वेज उसके परिवार में बोली जाती है, वही बच्चा क्या करता है अपने एनवायरनमेंट से पिकअप कर लेता है, उठा लेता है, ठीक है? तो वही क्या होती है बच्चे की मातृभाषा होती है, मदर टंग होती है ना? अब उसी लैंग्वेज में अपने क्लासरूम में भी वो बात करता है, क्योंकि वही लैंग्वेज उसने अपने आस-पास सुन रखी है, अपनी फैमिली में सुन रखी है। तो आपको मदर टंग को एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह देखना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बच्चे को डाँट रहे हैं कि नहीं तुम तो जो इंग्लिश में बात करो, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। बच्चा जो भी चीज़ें व्यक्त कर रहा है, उसको उसकी मातृभाषा में व्यक्त करने देना है, ठीक है? तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये क्या होता है आपके एग्ज़ाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होता है, बहुभाषिकता, ठीक है? यानी कि मल्टीलैंग्वेज। देखिए, जो क्लासरूम होता है उसमें अनेक समाज संस्कृति के बच्चे आते हैं, तो वहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज होती है वो भी अलग होती है। तो इसको क्या करना है आपको, एक संसाधन के रूप में देखना है, यानी जो बहुभाषिकता होती है, यानी कि एक ही क्लासरूम में एक या एक से अधिक लैंग्वेज बोलने वाले बच्चे हो सकते हैं। तो आपको इसको एक रिसोर्स की तरह देखना है, एक संसाधन की तरह देखना है, ठीक है? एक रुकावट या फिर एक बाधा की तरह नहीं देखना है। तो ये भी आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, एक पॉजिटिव टैग वर्ड होता है। चर्चा यानी कि डिस्कशन आपको बच्चे से करानी है। ऐसा नहीं कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ़ अकेले ही चीज़ों को सीख रहे हैं या फिर बच्चे एक-दूसरे से बातें ही नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का आपने माहौल क्रिएट कर रखा है, नहीं। जब बच्चा डिस्कशन करता है, एक-दूसरे से चर्चा करता है, वाद-विवाद करता है, तो वहाँ पर अपने विचार को भी रखता है और दूसरे बच्चे के विचार को भी जानता है, ठीक है? तो यहाँ पर जिस भी ऑप्शन में बच्चे जो है चर्चा करके सीख रहे हैं, है ना? वो आपस में वाद-विवाद करके सीख रहे हैं, तो वो ऑप्शन क्या होगा आपका सही ऑप्शन होगा। और संवेग जो बच्चे के इमोशंस होते हैं, है ना? ये भी बच्चे को सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। बच्चा किस तरीके से मतलब किस तरीके का उसका जो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना? बच्चे को सीखने में मज़ा आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, बच्चा इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है ना? तो ये सारी चीज़ें एज़ अ टीचर टीचर के रूप में आपको ध्यान रखनी है कि जो बच्चा है उसका जो संवेग है, यानी कि उसका इमोशंस है, वो किस तरीके से बच्चों को प्रभावित कर रहा है, यानी कि उसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट क्या होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। एक बार फिर से मैं इन सभी चीज़ों को रिपीट कर देती हूँ, ठीक है? बच्चे का जब भी सर्वांगीण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की जाए, है ना? या फिर लर्निंग बाय डूइंग की बात की जाए, हैंड्स ऑन एक्टिविटी की बात की जाए, है ना? सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन करने की बात की जाए, ठीक है? या फिर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए, तो वहाँ पर क्या होगा आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि सही ऑप्शन होगा। इसके अलावा बच्चे क्या होते हैं जन्म से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति को होते हैं, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं, है ना? कि ये चीज़ क्यों हुई? ये मतलब ये काम कैसे हो गया? ठीक है? तो यहाँ पर जब भी बच्चे की जो है क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने की बात की जाए, जिज्ञासा को जो है महत्व देने की बात की जाए, ठीक है? तो वो ऑप्शन क्या होगा? आपका सही ऑप्शन होगा। व्यावहारिक कुशलता की बात की जाए या फिर बच्चे के रियल लाइफ से दैनिक जीवन से चीज़ों को जोड़ने की बात की जाए, है ना? लोकतांत्रिक क्लासरूम की बात की जाए, ठीक है? या फिर समावेशी कक्षा शिक्षा की बात की जाए, है ना? दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज़ करके बच्चों को पढ़ाने की बात की जाए, बच्चे के
जो सांस्कृतिक सामाजिक है ना, धार्मिक विविधता है, उसके सम्मान की बात की जाए, उसको एक रिसोर्स की तरह देखने की बात की जाए, है ना, तो वो ऑप्शन क्या होगा आपका सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। विभिन्न विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करने की बात की जाए, फिर बच्चों को सीखने के अवसर देने की बात की जाए, है ना, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, एक्टिव होकर किस चीज़ को बच्चा सीख रहा है ना, बच्चे की जो भी समझ है वो विकसित हो रही है ना, बच्चा हर चीज़ को समझ-समझ के पढ़ रहा है ना, या फिर बच्चा जो है कुछ अन्वेषण कर रहा है, कुछ खोजबीन कर रहा है ना, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहा है, सेंसिटिव है सीखने के लिए, उसका जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जा रहा है, जो बच्चे के अंदर त्रुटियाँ, मिसकंसेप्शन है, उसको सीखने में हेल्प कर रही हैं, है ना? वो एक बाधा या फिर रुकावट की तरह कार्य नहीं कर रही हैं, है ना? बच्चे की जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, उसको महत्व दिया जा रहा है। तो ये सारे ऑप्शन अगर आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, तो वो ऑप्शन आपका सबसे एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा। मल्टीलिंगुअल्स की बात की जाए, है ना? या फिर चर्चा, डिस्कशन, वाद-विवाद की बात की जाए, इमोशंस की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है? ये थे आपके एग्ज़ाम के सारे के सारे पॉजिटिव टैग वर्ड। अब किस तरीके से ऑप्शन में यूज़ करना है ये भी हम लोग देखेंगे, बट इससे पहले हम लोग नेगेटिव टैग वर्ड भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ओके? तो हम लोगों ने देखा था कि कौन-कौन से आपको टैग वर्ड अपने एग्ज़ाम में यूज़ करने हैं, यानी कि किस तरीके से आपको अपना ऑप्शन एलिमिनेट करना है, कौन-सा ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है? अब हम लोग को देखना है कि कहाँ-कहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये अगर आपको ऑप्शन में दे रखा हो, तो वो ऑप्शन आपका 100% नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए, जब भी ऑप्शन में जो है सिर्फ़ केवल या फिर किसी एक ही पक्ष की बात की जाए कि बच्चे का सिर्फ़ शारीरिक विकास करना है, सिर्फ़ संज्ञानात्मक विकास करना है, केवल जो है बच्चे के जो है भाषाई विविधता को ही सम्मान देना है ना? केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को ही समावेशी शिक्षा में इंक्लूड करने की बात की गई है, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, यानी कि वो ऑप्शन आपका नहीं होता है ना? देखिए, जब भी बच्चों को कोई भी चीज़ रटाने की बात की जाए, उसको याद कराया जाए, कोई चीज़ मेमोराइज़ेशन कराया जाए, है ना? या फिर कंठस्थ कराया जाए, रोट नरेशन की बात हो, तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है? यानी कि वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। या फिर बच्चों को दंड देने की बात की जाए, सज़ा देने की बात की जाए, है ना? बच्चों को एक समस्या की तरह देखा जाए, क्लासरूम में बोझ की तरह देखा जाए, है ना? उसको सीखने के लिए डिस्करेज यानी कि हतोत्साहित किया जाए, तो ये सारे के सारे अगर आपको अपने ऑप्शन में वर्ड देखने को मिल जाए, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है? देखिए, जब भी पुस्तक केंद्रित यानी कि टेक्स्ट बुक सेंटर्ड या फिर टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की जब तक बात नहीं की जाए, तब तक आपका ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी एनईपी और एनसीएफ है, वो किसकी बात करती है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है। वो क्या कहती है कि जो पुस्तक होती है, बहुत सारे रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स होती है, बहुत सारे संसाधनों में से एक संसाधन होती है ना? जो टीचर होता है, उसका रोल क्या होता है? एज ए फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता के रूप में होता है। टीचर सर्वे सर्वा नहीं होता, यानी कि बच्चे के माइंड में ज्ञान को भरता नहीं है, बच्चा खुद अपने ज्ञान का निर्माण करता है। टीचर क्या करता है? बच्चों को जहाँ पर ज़रूरत होती है उसको हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है? खाली स्लेट देखिए, जो जॉन लॉक थे उन्होंने क्या कहा था, जो बच्चे होते हैं वो कोरी पटिया होते हैं, खाली स्लेट होते हैं। टीचर क्या करता है? उनके माइंड में ज्ञान को भर देता है, जो कि बिल्कुल गलत था, है ना? जॉन डेवी ने इसको सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बच्चे को खाली स्लेट या फिर कोरी पटिया बताई जाए, तो वो भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है? बच्चे तो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, ठीक है? लैंगिक असमानता देखिए, जब भी ऑप्शन में लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने की बात की जाए, है ना, या फिर लैंगिक असमानता की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। ये ऑप्शन आपके एग्जाम के लिए क्या होता है? एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है ना? लैंगिक असमानता का मतलब क्या होता है? जैसे कई बार कह दिया था कि जो लड़कियां होती है वही सिर्फ घरों के काम करती हैं, वही बच्चों की देखभाल करती हैं, लड़के रोते नहीं, लड़की घरों के बाहर के काम करते हैं, तो ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं? लैंगिक असमानता को ही प्रदर्शित करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़ हो जाएगी, ठीक है? बच्चे के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को महत्व ना देना, है ना? जिस भी ऑप्शन में बच्चे के विचार को महत्व देने की बात ना की जाए, है ना? या फिर बच्चे के मातृभाषा को महत्व ना दिया जाए, है ना? बच्चे की त्रुटियों को महत्व ना दिया जाए, उसको इनकार कर दिया जाए या फिर उसको एक रुकावट की तरह देखा जाए, तो वो ऑप्शन आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? निष्क्रिय, ठीक है? जहाँ पर भी ऑप्शन में ये वर्ड आपको देखने को मिल जाए कि बच्चा क्या है? सीखने के लिए निष्क्रिय है ना? या फिर बच्चा जो है क्लासरूम में निष्क्रिय है, तो वो भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है? जहाँ पर बच्चों को रोज़गार या फिर व्यवसाय के लिए पढ़ाने की बात की जाए, है ना? उच्च ग्रेड की शिक्षा देने की बात की जाए, तकनीकी की बात की जाए या फिर वैज्ञानिक शब्दावली की बात की जाए, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन अगर आपको देखने को मिल जाए, तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत हो जाएगा, यानी कि वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है? व्याख्या यानी कि बच्चों को व्याख्या के थ्रू बताने की बात की जाए, फिर बच्चों को परिभाषाएँ रटाई जाए, है ना? परिभाषाएँ बताई जाए, तो वो भी क्या होता है? आपके एग्ज़ाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, यानी कि वो ऑप्शन आपका सही ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा मानकीकृत, है ना? स्टैंडर्डाइज़
आतिशर्या की बात की जाए या फिर जो है क्लासरूम की बात की जाए, मूल्यांकन की बात की जाए, आकलन की बात की जाए, तो ये सारे के सारे कैसे होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है? यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। जब भी मानकीकृत वर्ड आपको देखने को मिल जाए तो ये क्या होता है? आपके एग्ज़ाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है, यानी कि गलत हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा बच्चों को बार-बार ड्रिल कराई जाए, कोई चीज़ प्रैक्टिस कराया जाए, है ना? तो ड्रिल और प्रैक्टिस बच्चों को नहीं करानी है, बच्चे जो है एक्टिव होकर किसी चीज़ को सीखें, है ना? खुद खोज करें, अन्वेषण करें। ये सारी चीज़ें अगर आपको अपने ऑप्शन में देखने को मिले, तभी वो ऑप्शन आपका सही होगा। अगर ड्रिल या फिर प्रैक्टिस की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है? कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम मेथड, है ना? यानी कि किसी एक ही विधि से किसी चीज़ को सॉल्व करना, तो ये भी बिल्कुल गलत तरीका होता है। जब भी कलन विधि की बात की जाए, मानकीकृत की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा, ठीक है? पृथक्करण और नामांकित यानी कि बच्चों को अलग-थलग कर देना, है ना? तुम फर्स्ट रैंक वाले बच्चे हो, तुम सेकंड रैंक वाले बच्चे हो, है ना? बच्चों को एक तरीके से लेबलिंग कर देना, नामांकित कर देना, है ना? कि फर्स्ट रैंक वाला बच्चा, सेकंड रैंक वाला बच्चा, जब भी इस तरीके की बात की जाए ऑप्शन में, तो वो भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, यानी कि वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है? तुलना, ठीक है? यानी कि कंपैरिज़न आपको बच्चे के दूसरे बच्चों के साथ में नहीं करनी है कि तुम जो है दूसरे बच्चों से कमज़ोर हो, है ना? इससे बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होती है, जैसे कि टीचर भी कई बार करते हैं और पेरेंट्स भी जो है घरों में कई बार करते हैं कि फलाने के बेटे ने इतने नंबर ला दिए, तुम्हारे तो इतने नंबर है ना? तो यहाँ पर कंपैरिज़न बच्चों के अंदर कभी भी नहीं करनी है। हर बच्चे की अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी क्षमता होती है, तो जहाँ पर बच्चे भी के कॉम्पिटिशन या फिर प्रतिस्पर्धा की बात की जाए, है ना? कंपैरिज़न की बात की जाए, तुलना करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है? समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन। देखिए, जब भी आकलन की बात की जाए तो जो रचनात्मक आकलन होता है सबसे बढ़िया आकलन होता है, क्योंकि इसमें आप क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही बच्चे का असेसमेंट करते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई, है ना? तो फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग मेथड में चेंज वगैरह ला सकते हैं। बट जो योगात्मक आकलन होता है, जैसे कि जो आपका लास्ट में एग्जाम होता है ना, तो आपने उस समय क्या किया, जो भी चीज़ें आपको पता थी, आप जो भी चीज़ें आपको आ रही थी, है ना, वो आपने वहाँ पर लिख दिया, है ना? वो आपका क्या हो गया? योगात्मक आकलन हो गया। अब उसमें जो टीचर है वो चाहकर भी चेंज नहीं कर सकता। एक बार जो बच्चे की मार्कशीट पे या फिर एक बार जो बच्चे ने नंबर प्राप्त कर लिया, उसमें टीचर अब कोई चेंज नहीं कर सकता। बट जो रचनात्मक आकलन होता है, जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही किया जाता है, उसमें जो टीचर है वो अपनी मेथड वगैरह में चेंज कर सकता है ना? बच्चे को और भी अच्छे तरीके से सीखने में हेल्प कर सकता है, तो ये आपका सही नहीं होता है ना? उपेक्षा, कभी भी बच्चों को उपेक्षा करने की बात की जाए, है ना? उसको इग्नोर करने की बात की जाए, तो ये क्या होता है, आपके एग्ज़ाम के लिए एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कि उपेक्षा और अपेक्षा, ठीक है? इसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। देखिए, अपेक्षा अपेक्षा का मतलब क्या होता है कि आप बच्चे से क्या अपेक्षा रख रहे हैं, है ना? कि बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, है ना? या फिर कितनी उसकी लर्निंग हुई, है ना? उसके सीखने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, तो ये क्या होती है, आपकी अपेक्षा, है ना? आपका क्या जो है पर्सपेक्टिव है, क्या दृष्टिकोण है? आप क्या चाहते हैं बच्चे से, है ना? तो ये आपकी अपेक्षा होती है, बट उपेक्षा का मतलब क्या होता है, एक तरीके से उसका मज़ाक उड़ाना, उसको इग्नोर करना, है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो उपेक्षा क्या होता है, आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए एक नेगेटिव वर्ड होता है, अपेक्षा आपका सही होता है, ठीक है? तो जब भी बच्चे की उपेक्षा करने की बात की जाए, है ना, उसको इग्नोर करने की बात की जाए, तो यहाँ पर वो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन, यानी कि बच्चों को अनुशासन में रखने की बात की जाए, डिसिप्लिन में रखने की बात की जाए, है ना? तो ये भी क्या होता है, आपका यहाँ पर नेगेटिव टैग वर्ड होता है। आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है? कि बच्चों को अनुशासन में रखना गलत चीज़ हो गई, है ना? देखिए, जब बच्चे के आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करके देते हैं, है ना? बच्चे जब सीखने में इंटरेस्ट होता है, तो अनुशासन अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। अनुशासन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, अगर उनको सीखने का एक अच्छा माहौल दिया जाए, बच्चा सीखने में इंटरेस्टेड है, तो अनुशासन अपने आप ही क्रिएट हो जाता है ना? तो ये बात आपकी एनपीए और एनसीएफ कहती है। तो इसलिए बच्चों पर अनुशासन थोपना नहीं है कि अनुशासन में रहो नहीं तो तुमको दंड देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है? तो ये बिल्कुल गलत तरीका होता है। इसलिए आपके एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, एक नेगेटिव टैग वर्ड होता है ना? जब भी अनुशासन रखने के बच्चे को बात की जाए, तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है? नियंत्रण, आपको कंट्रोल नहीं करना है बच्चे पर। बच्चे क्या होना चाहिए, सीखने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, इसलिए लोकतांत्रिक क्लासरूम की बात की गई थी, ठीक है? तो ये रहे आपके पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड। हालाँकि मैंने सब कुछ पूरा डिटेल में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है। अब हम लोग क्वेश्चन में किस तरीके से इन चीज़ों को अप्लाई करना है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि जितने भी आपके डाउट हो वो यहाँ से क्लियर हो सके, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को डैश समझना चाहिए, ठीक है? गुण और साधन, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट जो ऑप्शन है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, किसी भी प्रकार की विविधता की बात की जाए, भाषाई विविधता, ठीक है, या फिर सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक विविधता, तो उसको क्या करना है, एक रिसोर्स, एक संसाधन, एक गुण की तरह देखना है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रुकावट, समस्या, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं होंगे। व्यवस्थागत मुद्दा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल, ठीक है, देखिए आपका केवल वर्ड आ गया तो ये क्या आता है आपके एग्जाम के लिए निगेटिव टैग वर्ड होता है, ठीक है। केवल पाठ्य पुस्तकों को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। मैंने क्या बोला था, कभी भी बच्चों को लेबलिंग करने की बात की जाए, नामकृत करने की बात की जाए, अलग थलग वर्गीकृत करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा कि हर बच्चे के सीखने की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, उसके आधार पर आप बच्चों को बांट नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, ठीक है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। मैंने क्या बोला था, कभी भी बच्चों को दंड देने की बात की जाए, पुरस्कार देने की बात की जाए, तो ये क्या होगा आपके एग्जाम के लिए नेगेटिव टैग वर्ड होता है। तो ये तीन ऑप्शन तो आपके टैग वर्ड से ही मतलब हट गए, ठीक है। तो बचता कौन सा आपका, एक ही ऑप्शन बचता है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जो अध्यापक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बिल्कुल सही बात है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने का मतलब ही क्या हो गया, एज पर नीड चीजें प्रोवाइड करना, जिसको जैसी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग बच्चे को चीजें प्रोवाइड करना, ठीक। तो जहाँ पर भी लचीलेपन की बात की जाए, चाहे टीचर हो चाहे आपके पाठ्य पुस्तक हो, है ना, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को, ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है, विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाए। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या कहा था कि जो टीचर होता है उसका रोल ही फैसिलिटेटर का होता है, जहाँ पर बच्चों को जरूरत हो उसको क्या करे, तो वो हेल्प प्रोवाइड करे। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनकी योग्यता आधारित समूह बनाना चाहिए। मैंने क्या कहा था, कभी भी बच्चों को अलग थलग नहीं करना है, नामांकित नहीं करना है, वर्गीकृत नहीं करना है। तो ये तो ऑप्शन आपका यहाँ पर होगा ही नहीं। अब देख लेते हैं। अब देखिए जिस भी ऑप्शन में आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन आपका पहले ही गलत हो जाएगा। अब देखिए इसमें भी आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है और इसमें भी आपका सेकंड ऑप्शन दे रखा है, यानी कि दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही कट गए, ठीक है। अब थर्ड ऑप्शन को हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थर्ड इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन तो आपका 100% सही होगा ही, है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ फोर्थ वाले ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना टाइम यहाँ पर बचा भी सकते हैं। कक्षा में विद्या की उपेक्षा करने करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। देखिए कक्षा में जो विविधता है, चाहे वो भाषाई विविधता है, सामाजिक विविधता है ना, संस्कृति विविधता है, उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको संसाधन की तरह यूज करना है, गुड़ की तरह देखना है ना। तो यहाँ पर उसकी उपेक्षा करने की बात की गई है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, यानी कि गलत ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्या आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है। बाकी हम थर्ड को भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिप्रेक्ष्य करने में सशक्त हो, ठीक है। तो ये बात भी बिल्कुल सही रखिए। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बट एग्जाम में अपने थर्ड ऑप्शन को मत पढ़िएगा, ठीक है। मैं तो यहाँ पर इसलिए पढ़ी हूँ ताकि आपको यहाँ पर चीज़ों को अच्छी तरीके से बता पाऊँ, ठीक है। बट एग्जाम में जब आपको ये पता चल गया कि इसमें भी दे रखा है थर्ड ऑप्शन और इसमें भी दे रखा था, तो थर्ड ऑप्शन तो आपका 100% सही था ही, ठीक है, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे थे आपके पास में। तो सिर्फ आप फोर्थ को चेक करिएगा और अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना है। मैंने क्या बोला था, जहाँ पर व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की जाए, पृथक करने की बात की जाए, तो वो क्या होता है आपके एग्जाम के लिए निगेटिव टैग वर्ड होता है, यानी कि वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना, फिर से आपको दिख गया एक निगेटिव टैग वर्ड, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थाओं का प्रावधान करना, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, कि जो समावेशी शिक्षा है कि सभी प्रकार के बच्चों को इंक्लूड समाहित करने की बात करती है, ठीक है, चाहे बच्चा कैसा भी हो, है ना। दार्शनिकता है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को डैश चाहिए, है ना, टालना चाहिए, उपेक्षित करना चाहिए, यानी कि इग्नोर करना चाहिए। ये दो ऑप्शन तो आपके पहले ही कट गए, है ना। अनदेखा करना चाहिए, तो देखिए तीनों बात आपकी एक ही दे रखी है, टालना चाहिए, है ना, या फिर उपेक्षित करना चाहिए, यानी कि इग्नोर करना चाहिए, अनदेखा करना चाहिए, तो बात तो एक ही दे रखी है ना। नहीं, जो सामाजिक, धार्मिक, है ना, भाषाई विविधता है, इसको क्या करना चाहिए, समझना चाहिए, रिसोर्स एक संसाधन की तरह देखना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या होता है आपके एग्जाम के लिए पॉस्ट टैग वर्ड होता है, मैंने आप लोगों को बता भी रखा था, ठीक है।
तो आप यहाँ पर खुद ही देख पा रहे होंगे कि जो पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड है उसकी हेल्प से आप किस तरीके से क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन है उनको एलिमिनेट कर पा रहे हैं, है ना? पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस तरीके से आपको ये यूज करना है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए। तो इफेक्टिव लर्निंग है ना? प्रभावशाली अधिगम करना है तो यहाँ पर कैसा वातावरण होना चाहिए? सहयोगी वातावरण होना चाहिए, है ना? कॉम्पिटिशन वाला वातावरण से तो इफेक्टिव लर्निंग होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चा होगा एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करने पर ध्यान देगा, एक दूसरे से अच्छा स्कोर करने पर उसका ध्यान होगा, है ना? तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धी भयावह ये सारी चीज़ें तो इफेक्टिव लर्निंग को मतलब इफेक्टिव लर्निंग में हेल्प ही नहीं करेंगी, है ना? तो यहाँ पर ये 3 तो आपके पहले ही कट जाएँगे। यहाँ पर क्या होगा, सहयोगी वातावरण से क्या होंगे, आपकी इफेक्टिव लर्निंग होगी, यानी बच्चा जब एक-दूसरे के सहयोग से सीखे, है ना? वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय कि इसके प्रतिस्पर्धा वाले वातावरण के, यानी कि कॉम्पिटिशन वाले वातावरण के। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, बच्चे के चिंतन के विषय में लिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है? अब देखिए यहाँ पर जो सही नहीं है, जो गलत है उसी के बारे में हमें बताना है। बच्चे अपने आस-पास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांत की रचना करते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है? बच्चे प्रत्ययों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। मैंने क्या बोला था, जो टीचर होता है सिर्फ बच्चों को सहयोग करता है सीखने में, है ना? हेल्प करता है, उसके अंदर ज्ञान को भरता नहीं है। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत रखी है और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कि पूछा ही यही कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो यही ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है? बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण, खोजबीन, है ना? यानी कि जानने की लालसा होती है, ये बात बिल्कुल सही है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, है ना? बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। मैंने क्या बोला था? जो बच्चे होते हैं वो जन्म से क्यूरियस प्रवृत्ति के होते हैं, हर चीज़ के बारे में क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो ये भी बात बिल्कुल सही है। 3 ऑप्शन तो आपके सही दे रखे थे, एक ही ऑप्शन गलत दे रखा था और इसी के बारे में पूछ रखा था, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक डैश कक्षा में अध्यापिका अपने शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है ना? तो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको ऑप्शन में टीचर सेंटर्ड क्लासरूम की बात की जाए या फिर पाठ्य पुस्तक केंद्रित क्लासरूम की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका होगा ही नहीं, है ना? अब इन 2 ऑप्शन में आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकती है। देखिए व्यवहारवाद भी क्या होता है आपके एग्जाम के लिए, एक नेगेटिव वर्ड, मतलब नेगेटिव क्या, एक तरीके से जो इसके अंदर अंतर्गत मनोवैज्ञानिक होते हैं वो ड्रिल प्रैक्टिस की बात करते हैं, अनुकरण की बात करते हैं। ये सारे के सारे वर्ड क्या होते हैं आपके एग्जाम के लिए, नेगेटिव टाइप वर्ड होते हैं, है ना? तो इस तरीके से ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर से हट जाएगा, ठीक है? प्रोग्रेसिव क्लासरूम ये किसकी बात करती है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करती है, बाल केंद्रित कक्षा की बात करती है ना? यानी कि बच्चा को जो है लर्निंग बाय डूइंग करे, कुछ एक्टिविटी करके सीखे, तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान रखना है कि कहाँ पर किस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं, ठीक है? बच्चे कोरी पट्टियां हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। मैंने बोला था जब भी कोरी पट्टियां है ना, खाली स्लेट की बात की जाए तो वो ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, है ना? सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्रणाली है जिनकी अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। अब देखिए किसी भी बच्चे के विकास कैसा होगा कैसा नहीं होगा, ये डिपेंड करता है उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पे, है ना? जो विकास की प्रक्रिया है आपकी, है ना, ये तो आपकी व्यवस्थित होगी, बट यहाँ और बच्चे का विकास किस तरीके से होगा ये आपका व्यवस्थित नहीं होता है ना? ये उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है, तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। बच्चे के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से क्रम देशित होती है जिसे बदलने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकता, नहीं, इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, सिर्फ हेरिडिटी ही सब कुछ नहीं निर्धारित करती है, ठीक है? तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल, ठीक है, पर्यावरणिक कारकों पर निर्भर करता है, नहीं, इसमें हमारी हेरिडिटी का भी रोल होता है। विकास केवल, ठीक है, एक ही बच्चे की बात की जा रही है। आनुवांशिक कारकों पर ही निर्भर करता है, नहीं, इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, ठीक है। विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। देखिए जो विकास होता है ये आपका निरंतर चलता रहता है ना, कम या फिर ज्यादा समय के लिए नहीं होता है, तो ये आपका नहीं होगा। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है, बिल्कुल सही बात है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए ये भी उसी टाइप का आपको कुछ क्वेश्चन है। कक्षा में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और अपनी गति, जरूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं, तो 2 ऑप्शन आपके पहले ही एलिमिनेट हो जाएंगे, टीचर सेंटर्ड, है ना, या फिर टेक्स्ट बुक सेंटर्ड। इसकी बात की जाए तो वो ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, है ना। व्यवहारवादी तो आपका पहले ही हट जाए, क्योंकि इसमें भी जो आपके मनोवैज्ञानिक आते हैं, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये लोग
ड्रिल प्रैक्टिस की बात करते हैं, है रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं, यानी कि बच्चों को पुरस्कार या फिर दंड देने की बात करते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कैसे क्लासरूम की बात की जा रही है, प्रगतिशील क्लासरूम की बात की जा रही है, जो कि लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, यानी बच्चा जो है कुछ करके सीखे, कुछ एक्टिविटी करके सीखे, बच्चा एक्टिव हो, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ पर बात की जाती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करानी चाहिए। बिल्कुल सही बात है ना। जब भी बच्चों को विविध गतिविधियां कराने की बात की जाए, फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात की जाए, तो वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, क्योंकि हर बच्चे की सोचने समझने तर्क करने की जो क्षमता होती है दूसरे बच्चों से अलग होती है। हर बच्चे समाज अलग हो सकता है, हर बच्चे की संस्कृति अलग हो सकती है, हर बच्चे की भाषा अलग हो सकती है। तो ऐसे में जो टीचर है उसको विभिन्न तरीकों का यूज करना चाहिए बच्चों को चीज़ें बताने के लिए, ठीक है। अलग-अलग संस्कृति, अलग-अलग धर्म, अलग-अलग जो है समाज का यहाँ पर एग्जाम्पल जो है टीचर बच्चे के सामने प्रेज़ेंट कर सकता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए, ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, ठीक है। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसका सम्मान करना चाहिए, है ना। इसको नकारना या फिर खारिज करना, है ना। जब भी इस तरीके की चीज़ें कह रखी हो ऑप्शन में, तो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। मूल्यांकन के तरीके में बेहद अनम्य होना चाहिए, यानी कि रिग्रिड, है ना, यानी कि एक ही तरीके पर फिक्स हो जाना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल गलत तरीका है। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल तरीके से होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। एक समान व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। मैंने क्या बोला था, मानकीकृत जब भी देखने को मिल जाए अगर आपको ऑप्शन में ये वर्ड, तो वो ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह से देखना चाहिए, सीखने में अवरोधक के रूप में नहीं, क्या जो विविधता होती है क्या ये बाधा होती है, नहीं, बैरियर नहीं होती है, ठीक है। विविधता को नजरअंदाज करना चाहिए, नहीं, ठीक है। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, फिर से वही मानकीकृत आ गया, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। एक गुण के रूप में देखना चाहिए, एक संसाधन के रूप में देखना चाहिए, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो हमारा इंडिया है वो एक मल्टीलिंगुअल करती है, इसमें अनेक भाषा, अनेक धर्म, है ना, अनेक समाज के लोग रहते हैं, तो ये क्या है, हमारे लिए एक रिसोर्स, एक संसाधन की तरह कार्य करता है। उसी तरह जो क्लासरूम होता है उसमें अनेक प्रकार का बच्चा होता है ना, अनेक धर्म, संस्कृति, है ना, अनेक उसकी भाषा भी हो सकती है, तो ये क्या होती है, एक संसाधन, एक रिसोर्स की तरह काम करते हैं, उससे दूसरे बच्चे भी सीखते हैं, है ना, उनको नई चीजें जानने को मिलती है ना। तो ये बात आपके यहाँ पर ध्यान रखनी, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है अपसाई सोच, कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रोत्साहित करने की क्षमता। बिल्कुल सही बात है। जब भी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात की जाए तो वो आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग के एक तरीके से यहाँ पर बात की जाती है। जो बच्चा है वो मल्टीपल डायरेक्शन में सोच पाए, ठीक है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के वो मल्टीपल सोल्यूशन बता पाए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। अभिसारी सोच यानी कि एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। तो मैंने क्या बोला था, जब भी एक ही उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। जब मल्टीपल डायरेक्शन में सोचने की बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, निष्क्रिय नकल की क्षमता, ठीक है। मैंने क्या बोला था, बच्चा निष्क्रिय नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नकल तो बिल्कुल भी नहीं, है ना, तो ये ऑप्शन तो आपका होगा ही नहीं, है ना। लंबे गद्यांश को रटने का कौशल, रोट नरेशन की जब भी बात की जाए तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की क्लास। आई होप कि आपको यही क्लास अच्छी लगी होगी, कि मैंने सबसे पहले आप लोगों की जो कंटेंट की मैराथन क्लास थी वो ली थी, जिसपे कि आप सभी का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। उसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी आप लोगों को मैराथन क्लास करा रखी थी। फिर बहुत सारे फ्रेंड के मुझे कमेंट आए हुए थे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड के लिए, तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड दोनों ही आप लोगों को करा रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छी तरीके से कर रखा है, जो मैंने कंटेंट की मैराथन क्लास ले रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की मैराथन क्लास ले रखी है, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड भी मैंने आप लोगों को करा रखा है ना। नोट्स को अगर आपने 2 से 3 बार रिवाइज़ कर रखा है, तो आपका जो सीटीपी में ईज़िली 28 प्लस स्कोर हो जाएगा, ठीक है। इससे कम नंबर आप में से किसी भी स्टूडेंट के नहीं रहने वाला, जिन्होंने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है। तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा हुआ है, तो अभी भी आपके पास टाइम है। आप जो है 1 से 2 बार उन क्लास को ज़रूर अच्छी तरीके से देख लीजिए। नोट्स को जिन्होंने नहीं ले रखा है, आप लेकर के उनको रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है अपने एग्ज़ाम में बहुत ही एक बेहतरीन स्कोर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जो आगे की क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं, कोई क्वेश्चन रह जाते हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको आज की कैसे लगी, ठीक है। थैंक्स।